हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्विन ब्रोस। मैं हूं जूही और आज हम पढ़ने वाले हैं होम साइंस का अगला चैप्टर विच इज फैशन डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फैशन का डिजाइन कैसे होता है, उसमें एलिमेंट्स कौन से लगते हैं, उसके डिजाइन के अंदर प्रिंसिपल्स कौन से लगते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम वही कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे हम पढ़ेंगे कि अब हमारा जब कपड़ा बन जाता है तो वो आखिर वो बेचते कैसे, वो बिकता कैसे, वो मार्केट के अंदर कैसे आता है। दैट इज व्हाट इज मर्चेंडाइजिंग बेसिकली। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ फैशन डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग इन गारमेंट इंडस्ट्री, यानी कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। डिस्क्राइब फंडामेंटल्स ऑफ फैशन, फैशन की फंडामेंटल्स देखेंगे। Explain knowledge and skills required to be in fashion business. And lastly, how a student prepare for a career in this industry. तो चलिए शुरू करते हैं। इस फर्स्ट पैराग्राफ में हम यही बताया हुआ कि फैशन डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और वो कैसे ग्रो हो रहा है। हमें बेसिकली ये याद रखना है दैट इट सेटिस्फाइज बोथ क्रिएटिव अर्ज एंड मटेरियलिस्टिक नीड ऑफ पीपल। मतलब कि क्रिएटिव अर्ज एज इन जो फैशन बना रहे हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, दे कैन शो देयर क्रिएटिविटी एंड मटेरियलिस्टिक नीड्स ऑफ पीपल एज इन जो लोगों को कपड़े चाहिए, फैशनेबल कपड़े या स्टाइलिश कपड़े, तो वो उनको मिल जाता है। तो दिस इज व्हाट फैशन इंडस्ट्री डज। नाउ यहाँ लिखा है ईयर 1920 गेव बर्थ टू रेडी टू वेयर क्लोथ्स। रेडी टू वेयर क्लोथ्स मतलब कि जो कपड़े पहले बने बनाए होते हैं, एक स्टैंडर्डाइज साइज होता है उनका और वो मार्केट में मिलते हैं, आप बस उसको ले सकते हैं और वो पहन सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा तो होता है, हमेशा से ऐसे ही होता है, बट ऐसा नहीं था। 1920, ये ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, कपड़े होते थे, कपड़े, और वो मतलब वो सिर्फ एक क्लॉथ होता था बेसिकली, और वो आपको खुद टेलर से बनवाना पड़ता था अपने हिसाब से, अपने मेजरमेंट के हिसाब से। तो वो ऐसे बने बनाए नहीं होते थे, वो बनाने पड़ते थे खुद से। In a very short span of time, fashion apparel became the most important type of merchandise in departmental stores. तो मतलब कि काफी जल्दी फैशन अपैरल यानी फैशनेबल क्लोथ्स जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट हो गए बेचने में, खरीदने में, मर्चेंडाइजिंग बेसिकली एट डिपार्टमेंट स्टोर्स। हम ये सब अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टोर्स कौन कौन से होते हैं। As a result of economic opportunities of fashion, a new specialization came into being called fashion merchandising. तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो उसकी वजह से फैशन मर्चेंडाइजिंग आया, विच इज सेलिंग, बाइंग ऑफ क्लोथ्स। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है अब हम ये देखते हैं, यानी कि उसका इम्पोर्टेंस। तो बेसिकली हमको पता लगता है पढ़ने के बाद कि फैशन बिजनेस काम कैसे करते हैं आखिर। एंड यहाँ पे यही बता रखा है इस पैराग्राफ में दैट जो हम हमारे कपड़े हैं वो पहले देखा जाता है कि कौन से कपड़े फैशन मर्चेंडाइजिंग के अंदर आते हैं, कौन से कपड़े फैशनेबल होते हैं, एंड देन देखते हैं उसकी सूटेबिलिटी, वो किसको सूट करेगा, और फिर उसको कितनी देर तक बेचना है, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है। बेसिकली ये सब आता है फैशन मर्चेंडाइजिंग के अंडर। सिंपली पुट इट एनकम्पासेस प्लानिंग, बाइंग एंड सेलिंग। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये याद रख सकते हैं, ये बेसिकली पूरा मतलब है फैशन मर्चेंडाइजिंग का। एंड वुमेन डिड नॉट स्टार्ट वेयरिंग जीन्स अंटिल द 1950। सो वुमेन जो थी उससे पहले 1950 से पहले यू कुडंट दे कुडंट वेयर जीन्स। तो उसके बाद ही ये शुरू हुआ। अब हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। तो यहाँ पे कुछ फैशन टर्म्स हैं विच आर फैशन, स्टाइल, फैड्स एंड क्लासिक। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन मार्कर में आ सकता है या डिफरेंशिएट करने को आ सकता है। सो यू शुड नो फैशन क्या है, इज द स्टाइल्स और स्टाइल मोस्ट पॉपुलर एट अ गिवन टाइम। मतलब कोई भी स्टाइल उस टाइम पे बहुत पॉपुलर है तो वो फैशन होगा। अब स्टाइल क्या है? स्टाइल इज एनी पर्टिकुलर लुक और कैरेक्टरिस्टिक इन अपैरल और एक्सेसरीज। स्टाइल में कम एंड गो इन फैशन बट स्पेसिफिक स्टाइल ऑलवेज रिमेन। तो स्टाइल एक बेसिकली कोई पर्टिकुलर लुक होता है, जैसे कोई आउटफिट हो गया, कोई कोई भी खास कपड़ा या कोई खास एक्सेसरी हो गई, तो वो उसको हम स्टाइल कहेंगे। और फैशन के अंडर स्टाइल आता है। तो जो स्टाइल है वो कभी
आता है जाता है, बदलता रहता है बेसिकली स्टाइल। कुछ स्टाइल होते हैं जो हमेशा रहते हैं। अब फैड्स और क्लासिक में क्या है, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से एकदम अपोजिट है। तो फैड्स क्या है, दीज आर शॉर्ट लिव्ड फैशन, दे कैन कम एंड गो इन अ सिंगल सीजन, दे लैक डिजाइन स्ट्रेंथ टू होल्ड कस्टमर अटेंशन फॉर लॉन्ग। यानी कि ये बहुत जल्दी आते हैं, चले जाते हैं, एक ही सीजन में चले जाते हैं, ये बहुत देर तक टिकते नहीं फैशन के अंदर या फिर स्टाइल के अंदर, ये बहुत जल्दी चले जाते हैं। दिस इज नॉट वेरी गुड। ये किसी भी कस्टमर की अटेंशन ज्यादा देर तक रख नहीं पाते हैं अपने साथ। इसका एग्जांपल जैसे हॉट पैंट, बैगी पैंट्स, अनमैच बटन्स, आप ये गूगल करके इन सबको देख सकते हैं, यू विल नो मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये सब क्या है, ये आए और चले गए, ये हमेशा रहा ही नहीं। लोग आपको ये पहने में ज्यादा दिखेंगे नहीं, बिकॉज इट इज अ फैड। अब क्लासिक उसका एकदम अपोजिट, जैसे मैंने बताया, दे नेवर बिकम कम्प्लीटली ऑब्सोलीट। ये कभी बंद होते ही नहीं है, कभी भी ऐसे हम उनको छोड़ते ही नहीं, बल्कि ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, काफी देर तक। तो क्लासिक इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन व्हिच कीप्स इट फ्रॉम बीइंग इजीली डेटेड। और ये ऐसा क्यों है, ये पॉपुलर क्यों है लोगों के बीच, यहाँ बताया हुआ है, बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन। इनका डिजाइन काफी सिंपल होता है, इसलिए लोगों को बहुत पसंद आते हैं और एक काफी टाइम तक उनके हमारे फैशन में रहते हैं। इसके एग्जांपल्स ब्लेजर जैकेट, पोलो शर्ट्स, चैनल सूट्स। तो बेसिकली ये सारे एग्जांपल्स हैं, यू शुड नो दिस, बिकॉज ये अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो इसमें एग्जांपल देने बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फैशन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे फैशन की। फैशन शुरू कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था। सो दिस फर्स्ट पैराग्राफ इज दैट अबाउट कि हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो फैशन पहले रेनेसांस पीरियड में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में काफी बदला, फिर वो चेंजेस होते होते अब हम जो है आते हैं फ्रांस में। तो फ्रांस एक सेंटर ऑफ फैशन कहलाया जाता है। क्यों, वो हम पढ़ते हैं अभी। तो फ्रांस dominance over international fashion began in early 18th century. Until Industrial Revolution, people belong to two main classes. So Industrial Revolution से पहले दो क्लासेस होती थी, एक तो होते थे वेल्दी और एक पुअर। तो जो वेल्दी लोग होते थे सिर्फ वो ही कपड़े अफोर्ड कर सकते थे, फैशन वाले पुअर लोग नहीं कर सकते थे। ऑफ कोर्स ये बाद में जाके बदल गया, बट अभी क्या है, तो फिर 18th सेंचुरी तक जो था, उसके बाद किंग लुइस 14 के कोर्ट मेंबर्स बिकेम ट्रेंड सेटर ऑफ टेस्ट, मेकिंग पेरिस फैशन कैपिटल ऑफ यूरोप। तो 18th सेंचुरी के बाद फैशन कैपिटल जो था यूरोप कहलाया जाता था। क्यों, क्योंकि लुइस 14 के जो कोर्ट के लोग थे वो उन्होंने ऐसे फैशन कपड़े पहनना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया कि बहुत ज्यादा वो फैशन आई कैचिंग लगने लगा एंड पूरी दुनिया की नजर उस पेरिस पे आ गई। फिर मेनी ऑफ द फ्रेंच सिटीज वर सप्लाइंग कोट विद सिल्क फैब्रिक्स, रिबन्स एंड लेसेस। एट दिस टाइम इंटीग्रेट सीमिंग ऑफ फैशन रिक्वायर्ड पेनस्टेकिंग हैंड सीविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पर हम हाथ से ही कपड़े बनाते थे उसमें। हैंड सीविंग, all the clothes were handmade and were custom made, that is made to fit the customer's exact measurements. मैंने आपको बताया ना यहाँ पे that 1920 के बाद रेडी टू वेयर कपड़े आए, तो वो यही ये बता रहे हैं that उससे पहले हैंडमेड कपड़े होते थे और कस्टम मेड होते थे, रेडी टू वेयर नहीं होते थे। मतलब कि एक इंसान की एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से ही कपड़े बनते थे। France became the center of fashion due to support from royal court and development of silk industry there. Couture was the term used for art of dressmaking. ये बहुत important है पता होना, what is couture? The term was used for art of dressmaking. और मेल और फीमेल के लिए अलग अलग नाम होते थे। कोटोरेर होता था मेल के लिए और कोटोरेर होता था फीमेल के लिए। सो बेसिकली बस फर्क ये है कि एक ई और लगा दिया यहाँ पे तो वो फीमेल के लिए बन जाएगा, वर्ड सेम है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्क बिगिनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हुई, इसकी वजह से ही जो वेल्दी एंड पुअर में था वो डिफरेंस अब कम होने लगा।
ड्यू टू डेवलपमेंट्स मोर इन फैब्रिक ड्यू टू डेवलपमेंट्स मोर फैब्रिक्स वर प्रोड्यूस इन लेस टाइम। यानी कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, हैंडमेड काम थोड़ा कम हो रहा है, तो ज्यादा कपड़े बन पा रहे हैं कम टाइम के अंदर। ड्यूरिंग दिस टाइम स्पिनिंग जेनी एंड पावर लूम्स वर इन्वेंटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पिनिंग जेनी एंड पावर लूम्स अब आ गए थे, हैंडमेड सामान बंद हो गया था। ये किसने बनाया ये भी हमें आगे जाके पता लगेगा, विच यू हैव टू रिमेम्बर। ऑल्सो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ फैशन डेवलपमेंट। तो आपको ये पॉइंटर्स में करके ऐसे सब कुछ लिखना होगा कि फ्रांस में क्या हो रहा था पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हो रहा था, फिर लुइस 14 के कोर्ट मेंबर्स ने कैसे क्या किया, फिर वो फैशन कैपिटल बना यूरोप का, कस्टम मेड हैंडमेड बताना होगा, एंड कोटोर के बारे में बताना होगा, एंड देन लास्टली टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से स्पिनिंग जेनी और पावर लूम्स आए। उसके बाद द इन्वेंशन ऑफ सुइंग मशीन टर्न्ड द हैंडीक्राफ्ट इनटू एन इंडस्ट्री। तो अब सुइंग मशीन भी आ गई थी बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही थी। तो पहले तो स्पिनिंग जेनी आए, पावर लूम्स आए, और अब सुइंग मशीन्स ही आ गई। द डिसडेमोक्रेटाइज्ड फैशन एंड मेड इट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। जैसे हमने पहले पढ़ा था, वेल्दी और पुअर में फर्क था एंड ओनली वेल्दी कुड अफोर्ड फैशनेबल क्लोथ्स। अब ऐसा नहीं था, इवन पुअर कुड अफोर्ड इट। तो दिस मेड इट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। In 1959, Isaac Singer developed the foot treadle for sewing machine. तो आपने कभी भी सिलाई की मशीन देखी होगी, जैसे टेलर्स यूज करते हैं, तो उसमें एक फुट ट्रेडल होता है, तो वो पैरों से उसको चलाते हैं और वो सीने लगते हैं कपड़ा। तो ये 1859 में आइजैक सिंगर ने डेवलप किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ईयर और नाम दोनों याद रखने पड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ, which left the hands free to guide the fabric. तो अब कपड़ा सीने में ज्यादा आसानी रहेगी बिकॉज पैरों से भी काम हो रहा है। In 1849, fabric intended for tents and wagon covers was used to make long wearing pants with pockets for tools by young boy Levi Strauss. तो यहीं से नाम शुरू होता है लेवाई का। लेवाई जीन्स की कंपनी भी है, तो लेवाइस यहीं से शुरू हुआ एक्चुअली इनके नाम पे, और ये 1849 में था। तो ये 1859 में फुट ट्रेडल आया, उससे 10 साल पहले आ गया था जीन्स के बारे में या फिर डेनिम्स के बारे में जो हम कहेंगे। लेटर these became popular and were called denims. तो डेनिम किसने बनाई थी, लेवाई स्ट्रॉस in 1849. This was beginning of clothes specially made for laborers. तो ये एक्चुअली पहले लेबरर्स के लिए बनाए गए थे सिर्फ, एंड दिस इज द ओनली अपैरल दैट हैज रिमेन्ड सेम फॉर नियरली 150 years. तो इतने टाइम से एक कपड़ा जो हमेशा से चलता आ रहा है, दैट इज डेनिम्स या फिर जीन्स। फिर women started wearing separate skirt and blouses in 1880s. This was step towards manufacture of ready to wear clothes for women. तो अब यहाँ पे हमने जैसे पहले बात की थी रेडी टू वेयर कपड़ों की, तो यहाँ पे विमेन के लिए स्पेशली था रेडी टू वेयर कपड़े, जहाँ पे उनके स्कर्ट्स एंड ब्लाउजेस अलग अलग बनते थे और वो रेडी टू वेयर होते थे। तो द लेंथ एंड वेस्ट लाइन कुड बी इजीली एडजस्टेड एंड दिस मेड इट पॉसिबल फॉर वर्किंग क्लास टू एड वेराइटी टू देयर वार्डरोब सिंपली बाय मिक्सिंग द सेपरेट्स। मतलब कभी कोई और अपने ब्लाउज ले लिया, कभी कोई और स्कर्ट ले ली, दोनों को मिक्स एंड मैच कर लिया, तो उससे अलग अलग आउटफिट्स बन के निकलते थे। तो दिस वाज वेरी कन्वीनियंट एंड इजी। बाय 19th century, affordable fashion were made available to the general public through fairs and bazaars. तो अभी ये बिकते कहाँ थे जनरल फैशन कपड़े, फेयर्स और बाजार्स के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट इज प्रेट ए पोर्टर, यानी कि रेडी टू वेयर। इसका मतलब प्रेट ए पोर्टर इज इन डिफरेंट लैंग्वेज, ये इंग्लिश नहीं है बट इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इज रेडी टू वेयर क्लोथिंग लाइन वर द फर्स्ट रेडिकल ऑल्टरनेटिव to couture pieces when they hit boutiques in 1960. The term describes factory-made clothing that is sold in finished condition and in standardized sizes. मैंने पहले ही बताया था कि वो पूरा बन के कपड़े आते हैं, स्टैंडर्ड साइजेस में होते हैं, तो that is called pret-a-porter.
यू वाई सेंट लॉरेंट, YSL for short, is credited as being the first French haute couture to come out with full pret-a-porter line. मतलब कि ये एक पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूरा रेडी टू वेयर कपड़ों को निकाला था. ऐसे पहले इंसान थे ये. सो इनका नाम भी यू शुड रिमेम्बर, ऐसे 1 मार्कर में आ सकता है. The next topic which we come to is fashion evolution. This is again a very important topic. ये मेरे एग्जाम में आया था एंड इसमें अगर आपको क्वेश्चन आएगा then you don't only have to explain लिख के, बट ये जो डायग्राम है ये भी ड्रॉ करना होगा. तो चलिए देखते हैं. सो हम फैशन एवोल्यूशन में बात करेंगे फैशन साइकिल की. तो फैशन मूव्स इन अ साइकिल, वो एक साइकिल की तरह चलता रहता है, अप डाउन ऐसे करके एक व्हील होता है जैसे, तो वो वैसे चलता रहता है. द वे इन विच फैशन चेंजेस इज डिस्क्राइब्ड एज फैशन साइकिल. द स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल इंक्लूड इंट्रोडक्शन, राइज, कल्मिनेशन एंड देन डिक्लाइन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्टाइल. तो वो पहले आता है, फिर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, फिर वो एक पीक पे रहता है, फिर वो वापस डिक्लाइन हो जाता है. सो दिस इज अ साइकिल, ये ऐसे चलता रहता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बेल शेप्ड कर्व ऑफ टाइम एंड सेल. तो बेल शेप मतलब ये जो जैसे ये ऐसे जा रहा है, दिस इज बेल शेप बेसिकली, क्योंकि अगर आप ऐसे ऐसे अपसाइड डाउन करेंगे तो उसको ये बेल जैसा लगेगा. तो दिस इज कॉल्ड बेल शेप. तो ये डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कैसे फैशन साइकिल होता है एक्चुअली. तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल. तो पहला यहाँ पे 5 स्टेज है, ये आपको याद रखना है. पहला स्टेज इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाइल. तो यहाँ पे क्या होता है, डिजाइनर्स इंटरप्रेट द रिसर्च एंड क्रिएटिव आइडियाज इनटू अपैरल एंड देन ऑफर न्यू स्टाइल्स टू द पब्लिक. तो यहाँ पे हमारे मार्केट के अंदर न्यू स्टाइल्स आती हैं. कैसे डिजाइनर्स जो हैं वो देखते हैं कि क्या क्या अभी नया चल रहा है, उनकी क्रिएटिविटी वो अपने कपड़ों में डालते हैं एंड देन वो उसको बेचते हैं. तो डिजाइन्स आर क्रिएटेड बाय चेंजिंग एलिमेंट्स सच एज लाइन, कलर, शेप, फैब्रिक एंड डिटेल्स. ये सारे एलिमेंट्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे. तो ये सब डाल के एक स्टाइलिश, एक फैशनेबल कपड़ा मार्केट में आता है. फिर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है. सेकंड इज इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी. तो एज द न्यू फैशन इज परचेज्ड, वॉन्ट एंड सीन बाय मेनी पीपल, इट मे बिगिन टू राइज इन पॉपुलैरिटी. अगर आप देखेंगे अरे उसने वो पहना था, उसने वो पहना था, देन आपको लगेगा कि हाँ ये तो सब पहन रहे हैं, ये काफी पॉपुलर है, मैं भी ले लेता हूँ. तो इससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है. थर्ड इज पीक ऑफ पॉपुलैरिटी. अब क्या है, ये पीक पे आ जाता है. पहले तो इंट्रोड्यूस हुआ धीरे धीरे, फिर इंक्रीज हुआ, अब पीक पे आ गया है. वो पीक पे आने का मतलब अब क्या है, फैशन इज दैट द हाइट ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है. इट मे बी इन सच डिमांड दैट मैन्युफैक्चरर्स कॉपी इट और प्रोड्यूस अडेप्टेशंस ऑफ इट एट डिफरेंट प्राइस लेवल. तो अब ये इतना पॉपुलर हो गया कि लोग इसको कॉपी करने लगे, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स को कॉपी करके इसका कॉपी बेचने लगे हैं, थोड़ा सस्ता करके शायद, ताकि ये सबके लिए अफोर्डेबल हो जाए. और उसके बाद क्या आता है, पीक के बाद सीधा डिक्लाइन आता है. इवेंचुअली सो मेनी कॉपीज आर मास प्रोड्यूस्ड दैट फैशन कॉन्शियस पीपल टायर ऑफ द स्टाइल एंड बिगिन टू लुक फॉर समथिंग न्यू. अब पीक ऑफ पॉपुलैरिटी पे इतने सारे कॉपीज बन गए, सब पहनने लगे. तो जो फैशन कॉन्शियस पीपल थे, मतलब जिन्हें बहुत इंपॉर्टेंस लगता है फैशन पे कि नया फैशन ही हमें पहनना है और वो ज्यादातर लोग ना देखे हो ऐसा हो, तो फिर वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं कपड़े कि अब तो ये सब पहनने लगे, सो दिस इज नॉट व्हाट वी वांट. तो फिर अब क्या होता है, वो कपड़े या उस फैशन में डिक्लाइन आने लगता है उसकी पॉपुलैरिटी में. These declining styles are put on sale racks in retail store. तो फिर जो आप कपड़े फिर जो सेल पे देखते हैं, ये वो वाले कपड़े होते हैं जिनकी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन पे है. एंड लास्टली फिफ्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेज इज रिजेक्शन ऑफ अ स्टाइल और ऑब्सोलेंस. अब ये बिल्कुल बंद हो जाता है इस स्टेज पे. In the last phase of fashion cycle, some consumer have already turned to new looks, thus beginning a new cycle. अब ये वाला जो पहला स्टाइल था ये बिल्कुल बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, और अब एक न्यू साइकिल की शुरुआत होगी. ऐसे ये साइकिल चलता रहता है, फैशन नए आते रहते हैं, जाते रहते हैं. और ये ही जो 5 स्टेजेस हैं इस डायग्राम के थ्रू बताई हुई है. पहले इंट्रोड्यूस होता है, फिर धीरे धीरे उसका जो होता है राइज इन पॉपुलैरिटी होता है. यहाँ पे सेल्स बढ़ जाती है.
यहाँ से यहाँ तक इंट्रोडक्टरी फेज कहलाया जाता है। फिर वो आता है पीक पे। एक बार उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, फिर वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, तो फिर वो पीक कहलाया जाता है। दिस इज एक्सेप्टेंस फेज। एक्सेप्टेंस बाय हु, कस्टमर एक्सेप्ट करने लगते हैं वो कपड़े, और फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि अब वो पीक पे आ चुका है। अब फैशन कॉन्शियस लोग जो है वो उसको छोड़ देंगे खरीदना, और अब वो क्या है, वो सेल वाले कैटेगरी में बिकता है रिटेल स्टोर्स के अंदर। तो इसको क्या कहेंगे हम, रिजेक्शन फेज, एंड फिर वो खत्म हो जाता है। तो आपको ऐसे करके ऐसे बनाना होगा, एक 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 जैसे ग्राफ के लिए बनाते हैं हम, तो वैसे करके बनाना होगा। एंड यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सेप्टेंस मेजर्ड इन सेल्स वॉल्यूम, एंड फिर यहाँ पे हम ऐसे एक बेल शेप कर्व बना के उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड डायग्राम का नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ इसका नाम होगा स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल। तो हमने स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल पढ़ लिया। अब हम आते हैं फैशन मर्चेंडाइजिंग पे, जो हमारे चैप्टर का नाम था। यहाँ से एक्चुअली शुरू होता है ये बताना कि बाइंग सेलिंग ऑफ क्लोथ्स होता कैसे है। तो हमें यहाँ पे फैशन मर्चेंडाइजिंग की डेफिनेशन दी हुई है सबसे पहले, उसको देखते हैं। It refers to planning required to have the right merchandise at the right time, at the right place, right price and right sales promotion. तो सब कुछ यहाँ right है। एक तो हमको टाइम देखना पड़ेगा, हमें कैसे बेचना है वो देखना होगा, हमें क्या बेचना है, राइट मर्चेंडाइज, टाइम, प्लेस, किधर, कहाँ पर, और प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। अगर आप उसको ज्यादा महंगा रखेंगे, कम महंगा रखेंगे, तो वो लोग लेंगे नहीं। एंड विद राइट सेल्स प्रमोशन, तो कोई भी कपड़ा बेचने के लिए, कोई भी चीज बेचने के लिए प्रमोशन करनी होती है, तो वो भी सही तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब को मिला के हम फैशन मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। इफ ऑल द कंडीशंस आर प्लान्ड, वन कैन अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर ये सब कुछ सही से हो गया तो प्रॉफिट्स काफी सारे होते हैं, इसलिए फैशन मर्चेंडाइजिंग काफी पॉपुलर है। अब फैशन मर्चेंडाइजर कौन होता है, वो एक आदमी या कोई औरत, कोई भी इंसान होता है who facilitates conversion of inspiration into design, uses technology to conceptualize and address the planning, production, promotion, distribution of products in fashion industry to meet needs and demands of a consumer. ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। बेसिकली आपको याद रखना चाहिए कि फैशन मर्चेंडाइजिंग के अंदर जो काम करते हैं उसको फैशन मर्चेंडाइजर कहते हैं, और वो बेसिकली ये देखते हैं कि कपड़े ढंग से बन रहे हैं, वो सही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है नहीं हो रही है, और कोई भी आप क्रिएटिविटी हो उसमें वो डालते हैं। तो basically that is the work of fashion merchandiser. Now to understand fashion merchandising, it is important to examine the role that fashion merchandising plays in manufacturing, buying, promoting and selling fashion items. Fashion merchandising हमने पहले ही पढ़ लिया था कि उसमें होता क्या है, basically manufacture, buying, selling. तो वो कैसे है वो हम अभी देखेंगे। In manufacturing, a fashion merchandiser makes significant input on the types of fabric used to make a piece of clothing. तो basically मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाने के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइप ऑफ फैब्रिक यूज्ड। किस फैब्रिक, किस कपड़े से बन रहा है हमारा क्लोथिंग, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। एंड ये करने के लिए हमें हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, सोशल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारे कपड़े जहाँ कहाँ हैं, वहां पे लोग ज्यादातर कपड़े कैसे पहनते हैं, एंड हेल्प्स चेंज डिजाइनर्स विजन इनटू रियलिटी। तो फिर एक डिजाइनर का जो विजन होता है वो एक्चुअली वो कपड़ा वो बना पाते हैं अगर उनको ये सब पता हो। फैशन मर्चेंडाइजर टेक्स अ डिजाइनर्स पीस एंड फाइंड्स द बेस्ट वे टू मैन्युफैक्चर द आइटम, at the same time taking things like price and target market into consideration. तो एक मर्चेंडाइजर, फैशन मर्चेंडाइजर करता क्या है कि वो एक डिजाइनर के कपड़े लेता है और फिर उसको बनाने का बेस्ट तरीका सोचता है। और वो बेस्ट तरीके में हम ये भी देखते हैं कि एक तो प्राइस और टारगेट मार्केट मतलब कि जिनको हम बेचना चाहते हैं, दैट दोज पीपल आर कॉल्ड टारगेट मार्केट या फिर टारगेट ऑडियंस। उनके हिसाब से बनना चाहिए कि उनको पसंद आए और उसका प्राइस भी ठीक हो, तभी उसको हम कहेंगे कि हमारा फैशन मर्चेंडाइजिंग है वो सक्सेसफुल रहा। नाउ द सेकंड स्टेप व्हिच वी कम टू इज बाइंग. Buying becomes a part of fashion merchandising when a merchandiser buys fashion items to be presented in a store. यहाँ पे क्या होता है, मर्चेंडाइजर अलग रोल प्ले करता है,
वो कोई फैशन आइटम्स खरीदते हैं, वो मैन्युफैक्चर नहीं करते बल्कि वो खरीदते हैं और किसी स्टोर में वो प्रेजेंट करते हैं। अ फैशन मर्चेंडाइजर मस्ट बी अवेयर ऑफ टारगेट मार्केट। अगेन जो मैंने बताया, जिनको हम बेचना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड टारगेट मार्केट फॉर द फैशन आइटम, एंड also be very well versed in fashion trend analysis and forecasting। इसका क्या मतलब होता है, फैशन ट्रेंड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग एज एन क्या क्या फैशन ट्रेंड्स आने वाले हैं, फैशन साइकिल में अभी क्या ऊपर है, क्या नीचे है, और आगे जाके क्या होगा, फोरकास्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फैशन मर्चेंडाइजर को आना चाहिए। दिस अलाउस फॉर मोर एक्यूरेट ऑर्डरिंग। A fashion merchandiser working with a designer will once again offer expertise to the designer on textiles and fabrics। तो यहाँ पे ये भी है कि फैशन मर्चेंडाइजर जो डिजाइनर के साथ काम करेंगे, वो उनको बता पाएंगे कि अभी मार्केट में ऐसा चल रहा है या फिर हमारे टारगेट ऑडियंस को ऐसे कपड़े पसंद आ रहे हैं, तो वो अपनी एक्सपर्टीज दे सकते हैं कैसे कपड़े बनाने हैं, कैसे टेक्सटाइल्स फैब्रिक का डिजाइन हो सकता है। In the event that a fashion merchandiser is working for a designer, not with, working for a designer, promoting designer's product to the stores that may want to buy large quantities is a number one priority role। तो अगर कोई फैशन मर्चेंडाइजर किसी डिजाइनर के अंडर काम कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, तो वो जो फैशन डिजाइनर ने कपड़े बनाए हैं ना, वो बेचना या प्रमोट करना, बेसिकली एक किसी भी स्टोर पे जा जाके या फिर उनको बताना कि ये कपड़े कितने अच्छे हैं, उनको लार्ज क्वांटिटीज में बेचना स्टोर्स में, ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। नॉट ओनली इज फैशन मर्चेंडाइजर रिक्वायर्ड टू हैव अ क्रिएटिव माइंड एंड स्टोरिंग विजुअल मर्चेंडाइजिंग स्किल, प्रोडक्शन स्किल्स मस्ट बी शार्प एज वेल। मतलब कि दे शुड बी क्रिएटिव, दे शुड हैव स्ट्रॉन्ग विजुअल मर्चेंडाइजिंग स्किल्स, मतलब देख के पता लगाना और देख के बेचना अच्छे से, एंड प्रोडक्शन मतलब उसको प्रोड्यूस भी करना, अगर 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 ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो नया फैब्रिक्स या फिर नया टेक्सटाइल्स, ये सब प्रोड्यूस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्किल्स होने चाहिए। तो वो प्रमोट करते कैसे, यहाँ पे बताया हुआ है, द यूज ऑफ फैशन शो वेयर क्रिएशन एंड विजुअल इफेक्ट्स आर एग्जैजरेटेड टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल बायर इज यूज्ड। तो सब बेसिकली सबसे ज्यादा कॉमनली क्या रास्ता होता है, फैशन शोज के अंदर कपड़े डिस्प्ले करना। आपने फैशन शो देखे होंगे, मॉडल्स अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहन के आती हैं। वाई? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू प्रमोट इट। इससे क्या होता है कि जो बायर्स होते हैं उनकी नजर उन कपड़ों पे पड़ती है, उन्हें अच्छे लगते हैं तो वो उनको खरीदते हैं, एंड दिस इज हाउ द मार्केट विल वर्क। एडिशनली, फैशन मर्चेंडाइजर्स सीक आउट टारगेट मार्केट of a designer's clothing such as children's clothing store, department stores और discount retails। तो अलग अलग स्टोर्स होते हैं अलग अलग कपड़ों के लिए, कुछ होते हैं जो सिर्फ बच्चे के कपड़े बेचते हैं, या कुछ डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं। तो उन सब में डिफरेंशिएट करके सही जगह सही सही टाइप ऑफ मर्चेंडाइजिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, टारगेट मार्केट को ध्यान में रखते हुए। और फैशन मर्चेंडाइजिंग में लास्ट इज सेलिंग। तो हमने पहले देखा मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद हमने बाइंग के अंदर उनका रोल देखा, और अब हम फैशन मर्चेंडाइजिंग और फैशन मर्चेंडाइजर का रोल देखेंगे सेलिंग में। तो जो डिजाइनर के साथ काम करता है, विद अ डिजाइनर, नॉट फॉर, विद अ डिजाइनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग फैशन टू आइटम स्टोर्स विच देन सेल्स टू कंज्यूमर। तो पहले स्टोर्स में अपने फैशन आइटम्स बेचते हैं और फिर कस्टमर्स के पास चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेलिंग। बाइंग अलग चीज है। बाइंग मतलब आप अपने लिए ले रहे हो खुद, पहले बाइंग मतलब क्या, आप अपने लिए ले रहे हो फिर आप बेचोगे। सेलिंग इज आप सीधे किसी और डिपार्टमेंट स्टोर को बेच दोगे, फिर वो और कस्टमर्स को बेच देगा। अगेन द मर्चेंडाइजर मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट फोरकास्टिंग, देखना आगे क्या होने वाला है, क्या कौन सा फैशन आने वाला है, मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Creativity is important because a merchandiser must offer suggestion on how to display items within the store। तो आप देखते होंगे कपड़ों के स्टोर में आइटम्स डिस्प्ले में होते हैं, मैनिक्विन्स में होते हैं, तो वो कैसे डिस्प्ले करने चाहिए, दैट इज ऑल्सो वर्क ऑफ फैशन मर्चेंडाइजर। वो देखते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं और बताते हैं कि ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसे हमें दिखाना चाहिए, ताकि कस्टमर्स स्टोर के अंदर तो आए तभी तो लेंगे। तो पहले उनको अट्रैक्ट करने के लिए कैसे डिस्प्ले करना चाहिए।
When a fashion merchandiser works for a retail store, responsibilities include buying and presenting fashion items within the store. अब हम आते हैं 3 levels of merchandising पे. तो मर्चेंडाइजिंग एक लेवल पे नहीं होती बल्कि 3 लेवल पे होती है. कौन कौन से? रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग, दूसरा बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग एंड तीसरा इज एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग. देखते हैं तीनों का मतलब क्या है. तो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग बेसिकली इज द बिजनेस दैट मूव्स फैशन वर्ल्ड फ्रॉम डिजाइनर्स शोरूम टू रिटेल सेल्स फ्लोर एंड इनटू हैंड्स ऑफ कस्टमर. बेसिकली एक डिजाइनर के शोरूम से एक शॉप तक और उससे बाद एक कस्टमर के घर तक जो कपड़े जाते हैं या कोई फैशन जाता है, दैट इज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग. तो ये एक इंटरनल प्लानिंग चाहिए होती है इसके लिए और फिर ये एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में होता है. रिटेल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मतलब कि जहाँ पे कपड़े लिए जाते हैं, बेचे जाते हैं, दैट इज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन. इससे क्या होता है? एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मर्चेंडाइज आर ऑन हैंड एंड सोल्ड एट प्राइजेस that consumers are willing to pay to ensure profitable operation. Obviously हमें ध्यान में ये रखना होगा कि एक तो ऐसा प्राइस हो जो कंज्यूमर्स देना चाहते हो, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि कोई ले ही ना वो, तो प्रॉफिट कैसे होगा, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए वरना भी प्रॉफिट नहीं होगा. एंड और सही अमाउंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हमने रख लिया हो फिर वो हमको मिले ही ना या फिर बहुत कम अमाउंट में ले लें. सो दिस इज शुड बी इन एडिक्वेट अमाउंट. तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट लेवल ऑफ मर्चेंडाइजिंग. सेकेंड लेवल पे क्या आता है? बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग. इट प्रोवाइड सर्विस ऑफ गुड्स बाइंग कंसल्टेंसी. बाइंग एजेंसी एक्ट्स एज प्रोक्योरमेंट ऑफिस ऑफ द बायर्स. Selling through the buying agency is profitable for exporters as it helps in significant cost and time saving. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? एक बाइंग एजेंसी होती है, वो कपड़े खरीदती है एक्सपोर्टर्स से. तो एक्सपोर्टर्स के लिए ये काफी अच्छा है. क्यों? क्योंकि उनको खुद जाके मेहनत नहीं करनी पड़ती. दे कैन जस्ट सेल इट टू बाइंग एजेंसी, वो ले लेते हैं. तो इससे काफी कॉस्ट और टाइम बचता है एक्सपोर्टर्स का और ये बहुत प्रॉफिटेबल रहता है. एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बाइंग एजेंट इज टू आइडेंटिफाई वेंडर्स, नेगोशिएट कॉस्ट, check in process quality and perform pre-shipment quality inspection. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. यू शुड नो बाइंग एजेंट का काम क्या होता है. अगर आप एक बाइंग एजेंट हो तो यू विल फर्स्ट हैव टू सी वेंडर्स, कौन बेच कौन रहा है कपड़े, और फिर उनके साथ कॉस्ट नेगोशिएट करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, एकदम सही. एंड देन देखना पड़ेगा क्वालिटी कैसा है, जो आप कपड़े उनसे ले रहे हो बेचने के लिए आगे, उसकी क्वालिटी ढंग की है भी या नहीं. And then pre-shipment quality inspection. So they keep a regular control over quality during production process. तीसरा लास्ट जो है वो है एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग. तो यहाँ पे क्या होता है? एक रोल ऑफ मर्चेंडाइजर हमें पता होना चाहिए एक्सपोर्ट हाउस में क्या है. 2 types of merchandisers in an export house are there. तो एक टाइप होता है बायर मर्चेंडाइजर एंड द दूसरा इज प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर. एक बायर और एक प्रोडक्शन. तो बायर मर्चेंडाइजर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन बायर एंड मैन्युफैक्चरर. तो ये आप ऐसे नाम से याद रख सकते हैं. बायर में क्या होता है? बायर मर्चेंडाइजर्स लिंक बिटवीन बायर एंड मैन्युफैक्चरर. तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी इंश्योर करना कि जो प्रोडक्ट है वो बायर की रिक्वायरमेंट से मैच होता है, उसके हिसाब से बने. एंड दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोर्सिंग, सैम्पलिंग, कम्युनिकेशन विद द बायर. मतलब कि उनको पहुंचाना, उनको सैंपल्स देना और उनसे बात करना, कम्युनिकेट करना. दिस इज ऑल द what a responsibility of a buyer merchandiser is. The production merchants on the other hand are link between production and buyer merchants. तो यहाँ पे ऐसे कैसे याद रख सकते हैं हम बायर एंड प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर में कि बायर में बायर पहले आता है वर्ड एंड फिर मैन्युफैक्चरर आता है. प्रोडक्शन के अंदर जो है लिंक बिटवीन प्रोडक्शन वर्ड पहले आएगा एंड बायर मर्चेंट्स. तो बेसिकली प्रोडक्शन में प्रोडक्शन एंड बायर मर्चेंट्स के बीच में जो लिंक होता है वो प्रोडक्शन मर्चेंट्स का होता है. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? दैट ये देखना दैट द प्रोडक्शन गोज ऑन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल
एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बायर। तो यहाँ पे तो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बायर देखा जाता था बायर मर्चेंडाइजर्स के अंदर, लेकिन बायर प्रोडक्शन मर्चेंडाइजिंग के अंदर देखा जाता है कि शेड्यूल से भी हो रहा है, नहीं कुछ लेट या जल्दी नहीं होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए। सो दीज वर द 3 टाइप्स of or 3 levels of merchandising. Next we come to some other concepts also जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि एक हो गया टारगेट मार्केट। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, टारगेट मार्केट का मतलब होता है वो लोग जिनको हम टारगेट कर रहे हैं बेचने के लिए, कौन लेना चाहता है। जैसे अगर आप किसी किड्स क्लोथिंग स्टोर में जाएंगे तो उनका टारगेट मार्केट क्या होगा? ऑब्वियसली उनका टारगेट मार्केट बच्चे होंगे। इट इज द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर वन इज टारगेटिंग एट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट. It is essential to understand that target market, as this will allow sales department to focus on that category of consumer who are most likely to purchase the offering. Most likely मतलब सबसे ज्यादा कौन ले सकता है वो सामान जो हम बेच रहे हैं, that will be our target market. So this can be done through market segmentation. Market segmentation का मतलब क्या होता है? This is a strategy. It is a strategy that involves dividing larger market into subset of consumers who have common needs and application for the goods and services offered in the market. तो market segmentation मतलब segment मतलब उसको काटना, हिस्सों के अंदर तोड़ना. So that is what is done in market segmentation. एक बड़े से market को, बड़े से बहुत सारे buyers को तोड़ देना different types में या different categories में. अब वो होता कैसे है? Market can be segmented in various ways. तो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, तो डेमोग्राफिक, जोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल। डेमोग्राफिक में क्या आता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इनकम, ये सारी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, इसको डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो उसके बेसिस पे या तो हम अपने मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, क्लासिफाई, डिवाइड कर सकते हैं। अगला है जोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये क्या होता है? सिटीज, स्टेट्स, रीजन, इसके ऊपर। तो अगर हम देखें कश्मीर में पहनने वाले कपड़े अलग होंगे, राजस्थान में पहनने वाले अलग होंगे, तो दिस इज जोग्राफिक सेगमेंटेशन। क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। एंड नेक्स्ट इज साइकोग्राफिक। इट इज बेस्ड ऑन लाइफ स्टाइल लाइक सोशल एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, लेजर परस्यूट्स, नीड्स एंड वॉन्ट्स। तो जैसे एक ब्रांड होगी या एक फैशन मर्चेंडाइजर होगा, वो फोकस करेगा उन कपड़ों पे, जैसे कि जो पीपल हु डू योगा और हु गो टू द जिम वेयर, तो उनके लिए कपड़े अलग होंगे एज कम्पेयर टू दोज हु वांट टू वेयर क्लोथ्स टू देयर ऑफिसेस। तो यहाँ पे लाइफस्टाइल की बात हो रही है या फिर नीड्स की या वांट्स की बात हो रही है। दिस इज साइकोग्राफिक. People having similar lifestyle can make up a target market group. Similar lifestyles also, as in आपका लाइफस्टाइल अगर बहुत सारा सिमिलर होगा काफी लोगों से, तो एक तरीके के कपड़े उनको ज्यादा पसंद आएंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए भी मार्केट सेगमेंट किया जाता है. एंड लास्ट इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन, इज ऑन बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. ये उनका बिहेवियर होता है, टारगेट ऑडियंस है टारगेट मार्केट का, तो उस पे भी, उनके बिहेवियर पे भी सेगमेंट करा जाता है. मेनी टाइम्स रेटिंग ऑफ यूसेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड डन. तो आपने कभी देखा होगा कि आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास आता है मैसेज या फिर कॉल कि आपने ये सामान लिया था, तो आप प्लीज इसको रेट कर दीजिए कैसा है. उससे वो समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों के बिहेवियर कैसा है या उन्हें अभी क्या पसंद आ रहा है. So इसलिए behavioral segmentation is also one of the type of segmentation. तो इससे क्या होता है? वो रेटिंग लेते हैं और फिर वो अपनी सर्विस को इम्प्रूव करते हैं and make it different from others. As a merchandiser, one needs to interpret consumer demands also. तो कंज्यूमर क्या चाहते हैं, हमको एक मर्चेंडाइजर को पता होना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि बाइंग मोटिवेशन क्या है, क्या मोटिवेट करता है आपको वो कोई भी कपड़ा लेने के लिए या कोई भी फैशन लेने के लिए. तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो डिमांड और एक मोटिवेशन. अब यहाँ पे है मर्चेंडाइजिंग राइट्स. तो ये कोई राइट्स नहीं है एक्चुअली, ये बस है कि हमें क्या क्या, एक मर्चेंडाइजर एक्चुअली क्या क्या ध्यान में रखता है. तो एक तो है राइट मर्चेंडाइज,
Retailers must fill their shelves with the right merchandise that customer wants. तो कस्टमर को जो चाहिए हमारे पास वो ही होना चाहिए at the right place. Location is of prime importance and it decides accessibility. Of course, अगर आप किसी कोने की दुकान में होगा या फिर बहुत छुप के होगा तो वहां पे लोग कम आएंगे. अगर कोई एकदम सेंट्रल लोकेशन पे होगा जहाँ पे बहुत सारे घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, मेट्रो है, तो फिर लोग वहां पे ज्यादा आएंगे. किसी मॉल में होगा तो वहां पे भी लोग ज्यादा आएंगे एट द राइट टाइम. तो सीजन का यहाँ पे ख्याल होना चाहिए कि ऑब्वियसली समर्स में समर वाले कपड़े ज्यादा क्वांटिटी में होने चाहिए बिकॉज दैट इज द राइट टाइम फॉर सेलिंग समरी क्लोथ्स. राइट क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी होगी तो वो वेस्ट चली जाएगी और कम क्वांटिटी में कपड़े होंगे तो भी क्या होगा, कम पड़ जाएंगे, हमारी सेल्स अच्छे से नहीं हो पाएगी. राइट प्राइस, प्राइस शुड बी कि ऐसा प्रॉफिट भी होना चाहिए और लॉस में ना जाए एंड ज्यादा भी नहीं होना चाहिए लेकिन प्राइस, बिकॉज अदरवाइज कस्टमर विल नॉट बाय इट. And last is right promotion. Right balance between investment and appeal created for customers ensures successful promotion. Promotion करने में investment लगता है और लेकिन वो फिर उससे कस्टमर्स अट्रैक्ट भी होते हैं. तो दोनों के बीच में बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट भी ठीक से हो और लोग का अटेंशन भी ढंग से ग्रैब हो. द नेक्स्ट टॉपिक इज फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस. तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टोर्स के बारे में. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच जॉब टू बी डन. Organizational system differs between difference in types of merchandise, size in retail firm and target customer. तो इस सब के बेसिस पे अलग अलग स्टोर्स खोले जाते हैं. तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, एक चेन स्टोर होता है और एक स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर होता है. तो इनमें फर्क क्या है, जैसे कि स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर इज नेबरहुड स्टोर. जैसे पड़ोस की आपकी दुकान हो गई किसी मार्केट में, छोटी सी दुकान, वहां पे एक ही ओनर होता है, मतलब कोई घर का ही बेटा हो गया फिर या फिर उसके फादर हो गए, तो वो फैमिली में ही चलते रहते हैं. कभी कभी मदर भी आ जाती है बैठने. तो आपने देखा होगा ऐसे सिंगल फैमिली ऑपरेटेड स्टोर्स. फिर होता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स या डिपार्टमेंट स्टोर्स. उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है. तो इसका एक एग्जांपल होगा बिग बाजार. आपने देखा होगा बिग बाजार में फूड का सेक्शन अलग होता है, उसके अंदर भी अलग अलग सेक्शन होते हैं. कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दालों का सेक्शन अलग होगा, फिर डिटर्जेंट का सेक्शन अलग होगा, फिर कपड़ों का सेक्शन भी अलग होगा. तो ये डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर आता है. क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं? क्लोथ, स्पोर्टिंग गुड्स, ऑटोमोटिव सप्लाई, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स. So this is department store. And next is chain stores are retail outlets that share a brand and central management and usually have standardized business methods and practices. जैसे कि बाटा हो गया. अब बाटा एक चेन स्टोर क्यों है? क्योंकि इस अलग अलग जगह पे उसके स्टोर्स खुले हुए हैं लेकिन सामान वहां पे सेम बिकता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, अलग नहीं मिलेगा, सेम जगह, हर जगह सेम होगा. और वो एक ब्रांड है. अलग अलग चीजों की ब्रांड होती है. एडिडास है तो उसने अलग अलग जगह पे अपने चेन्स खोल लिए तो वो चेन स्टोर कहलाया जाएगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मिसेस शर्मा वेंट टू बाय वेडिंग क्लोथ्स फॉर हर डॉटर फ्रॉम द मार्केट. गाइड हर अबाउट 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्टोर शी मस्ट विजिट. तो आपको 3 ही टाइप के स्टोर हमने पढ़े हैं, तो ये तीनों यहाँ पे मेंशन करने होंगे. इन तीनों में डिफरेंस भी आ सकता है, कोई एक डिफाइन करने को भी आ सकता है. सो यू शुड नो. अब फैशन मर्चेंडाइजिंग में डिवीजन भी होते हैं. तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह सारा काम होता है. तो डिवीजन क्या क्या है? एक तो बाइंग, मर्चेंडाइज प्लानिंग एंड कंट्रोल, सेलिंग, फैशन कोऑर्डिनेशन. तो ये तो हो गया मर्चेंडाइजिंग डिवीजन के अंदर जो होता है काम. सेल्स एंड प्रमोशन डिवीजन एक अलग है. वहां पे एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट की प्लानिंग होती है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग की प्लानिंग, स्पेशल इवेंट्स, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, कैसे हम औरों का अट्रैक्शन गेन कर सकते हैं उसके बारे में सोचा जाता है. फाइनेंस एंड कंट्रोल डिवीजन में ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है फाइनेंस के बारे में है. पेमेंट्स, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्रेडिट, अकाउंट पेबल, ये सब.
And then operational division, maintenance of facilities, stores and merchandise protection, personnel, customer service and receiving and marketing of merchandise. तो ऑपरेशनल डिवीजन में क्या होता है, एक्चुअली बहुत सारा काम होता है वहाँ पे। एक तो अलग अलग फैसिलिटीज देखा जाता है, फिर वहाँ पे पर्सनल मतलब वहाँ पे जो लोग होते हैं जो काम करते हैं वो भी ऑपरेशनल डिवीजन में आते हैं। एक्चुअली सारा काम ऑपरेशनल डिवीजन में ही होता है, खरीदने का, बेचने का, सामान आने का, जाने का, कस्टमर सर्विस, यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं। एंड लास्ट इज पर्सनल एंड ब्रांच स्टोर डिवीजन। इट मे फंक्शन सेपरेटली इफ स्टोर ऑपरेशंस आर वेरी लार्ज। अगर बहुत बड़ा स्टोर है तो फिर पर्सनल एंड ब्रांच स्टोर डिवीजन भी एक ऐड कर दिया जाता है। नाउ फाइनली वी कम टू प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर इन दिस फील्ड। अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो कुछ कुछ स्किल्स हैं या कुछ एबिलिटीज हैं विच यू शुड हैव। तो पहला क्या है, फोरकास्टिंग एबिलिटी। फोरकास्टिंग मैंने बताया था, सोचना आगे से, पहले से कि क्या होने वाला है, क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं, कौन से कपड़े फैशन में आने वाले हैं। एंड इसके लिए आपको पास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड करंट फ्यूचर ट्रेंड्स ये सब पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अवेयरनेस ऑफ हाउ मार्केटिंग ऑफ एन आइटम कंट्रीब्यूट्स टू दिस फैशन ट्रेंड्स। मार्केटिंग से भी काफी फर्क पड़ता है, तो आपको मार्केटिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो दिस कम्स अंडर फोरकास्टिंग एबिलिटी। नेक्स्ट इज एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें क्या है, फैशन मर्चेंडाइजर एंड मार्केटर्स मस्ट बी एबल टू एनालाइज डॉलर एंड सेंस। डॉलर एंड सेंस का मतलब क्या हो गया कि आप किस प्राइस पे आपको बेचना है और वो प्रॉफिटेबल रहना चाहिए, बट उसका प्राइस ज्यादा हाई नहीं जाना चाहिए। सो ये बेसिकली ये इकोनॉमिक से डील करता है, इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी ऑफ देयर पर्टिकुलर कंपनीज, कि वो कंपनी प्रॉफिट में रहे, एंड हाउ सर्टेन स्टाइल्स विल फिट इनटू कंज्यूमर्स बजट। तो दिस इज बेसिकली डॉलर एंड सेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, एन एनालिटिकल कैपेबिलिटी इज प्री रिक्विजिट ऑफ फैशन मर्चेंडाइजर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 2 रीजंस। तो ये आपको स्टेटमेंट जस्टिफाई करना पड़ेगा और 2 रीजन देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि एक तो डॉलर एंड सेंस होता है यहाँ पे एनालाइज जो करा जाता है, और इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो इकोनॉमी का ध्यान रखना, कंपनी की इकोनॉमी का एंड इकोनॉमी एज द होल का ध्यान रखना, एंड ऑल्सो ये देखना कि कुछ स्टाइल्स हमारे कंज्यूमर्स के बजट में कैसे आ रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनालिटिकल एबिलिटी। एंड द लास्ट एबिलिटी और स्किल इज कम्युनिकेशन एबिलिटी। इट हैज टू बी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। एंड व्हाई? बिकॉज हमको क्या होता है, नेगोशिएट करना पड़ता है। अ फैशन मर्चेंडाइजर should be good at negotiating, सही प्राइस पे लाना। To this end, they frequently write advertising copy, press releases, and even personalized letter to the consumer. तो इस सब से क्या होता है, कंज्यूमर का अटेंशन आता है, वो कपड़े या फिर जो भी फैशन आप है बेचना चाहते हैं वो लेते हैं। ऑल ऑफ दिस टेक स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके पास स्किल्स होंगे तभी तो आप किसी को मना पाओगे हमारे यहाँ हमारे कपड़े देखने आओ, या फिर फैशन हमसे लो, या कुछ भी हमारे कस्टमर बनो। तो अब ये बनने के लिए हमें क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी? फैशन डिजाइनर टिपिकली नीड एन एसोसिएट और बैचलर डिग्री इन फैशन डिजाइन। Some fashion designers also combine a fashion degree with business, marketing, or fashion merchandising degree, especially those who want to run their own business or retail store. किसी को अपना खुद का बिजनेस खोलना है, then they should do the degree in these things: business, marketing, and fashion merchandising. एंड आप इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एसोसिएट, बैचलर्स कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो होता है वो या तो 6 महीने का होता है या फिर 1 साल, इसके बीच में होता है। एंड ये इतना छोटा इसलिए होता है बिकॉज इट विल फोकस ऑन एक्चुअल जॉब ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग। मतलब ज्यादा ऐसे थ्योरी व्योरी नहीं होगी, इतना शॉर्ट इसलिए ही है बिकॉज ये एक्चुअल प्रैक्टिकली यहाँ पे सिखाया जाता है। A certificate or diploma course may suit you if you do not have patience for long-term schooling. ज़्यादा पढ़ाई करने का मन नहीं है, ज़्यादा स्कूलिंग करने का मन नहीं है, this is also a very good option for you then. And if you want to be able to enter the fashion field more quickly, अगर जल्दी है fashion field में आने की।
Fashion merchandising related degrees are 2 years master program that combines certain amount of liberal arts requirements with fashion and business courses. और तीसरा तरीका है bachelor's degree in fashion design or fashion merchandising are 4-year program that combines substantial amount of liberal arts requirement with fashion and business courses. If you have patience for long-term schooling, the desire for broad education and earning for various promotional opportunities, bachelor degree may be suitable for you. तो अगर आपको long term करना है instead of short term, जल्दी से खत्म नहीं करना but actually liberal arts में पढ़ना है, काफी detail में पढ़ना है, then bachelor degree is the most suitable. And then what is the scope of this field? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे काफी लक्रेटिव इनकम अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं हम. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 1/3 ऑफ प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड. मतलब कि वो अपना काम खुद कर रहे होते हैं. दे डोंट वर्क फॉर एनीवन एल्स, बट वो अपने लिए काम करते हैं एंड दे हैव देयर ओन बिजनेसेस. एंड दिस इज द फैक्ट फॉर अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर्स. In general, fashion designer professionals have innate artistic and creative qualities. तो अगर आप में भी artistic या creative qualities हैं, then this might be a good field for you. They use their creative gifts and artistic talent to create unique design concepts for various fashion application. तो आजकल ये fashion designer professionals बहुत डिमांड में है and ये बहुत important है इस फील्ड, इस सेक्शन पे आना. यहाँ से क्वेश्चन काफी आता है. सो यू शुड नो अलग अलग फैशन डिजाइन करियर्स क्या क्या हैं. एक है विजुअल मर्चेंडाइज डिजाइनर. तो विजुअल से पता लग ही रहा है, विजन से कनेक्टेड है, देखने से है. तो यहाँ पे क्या मेनली काम होता है? डिजाइनिंग विंडो डिस्प्लेस, अरेंजिंग स्टोर मर्चेंडाइज, क्रिएटिंग प्रॉप्स एंड एक्सेंट्स, organizing clothing placement, styling mannequins, and spearheading marketing campaigns. What this basically means is कि यहाँ पे या तो mannequins को स्टाइल किया जाता है या फिर डिस्प्ले विंडोज होती हैं, वहाँ पे काम करते हैं. एंड इससे होता क्या है बेसिकली, जो भी बाहर से स्टोर के बाहर से कोई देखता है तो दे विल बी अट्रैक्टेड टू कम टू द स्टोर. स्टोर के अंदर आने का मन करेगा. सो ये बेसिकली विजुअल मर्चेंडाइज डिजाइनर का काम होता है. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से एक वर्ड है, वो है मैनिक्विन्स. अगर कहीं पे भी क्वेश्चन है मैनिक्विन से रिलेटेड तो यू शुड नो विजुअल मर्चेंडाइज डिजाइनर्स की बात हो रही है. नेक्स्ट इज फैशन डिजाइनर्स. दोज वर्किंग एज फैशन डिजाइनर प्रोफेशनल आर टिपिकली टास्क्ड टू क्रिएट डिजाइन फॉर क्लोथिंग अपैरल. तो ये बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है, फैशन डिजाइनर, डिजाइन फैशन फॉर क्लोथ्स एंड अपैरल. सम वर्क विद पॉपुलर फैशन डिजाइनर्स while other manage their own fashion labels. कुछ अपने फैशन लेबल्स भी खोल लेते हैं. जैसे सब्यसाची का अपना लेबल है, वो एक फैशन डिजाइनर है. नाउ नेक्स्ट इज सेट डिजाइनर. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सेट डिजाइनर का मतलब क्या होता है? जो मूवी के सेट्स होते हैं वहां पे जो काम करते हैं डिजाइनर्स, और वो मूवी का सेट ऐसे क्रिएट करते हैं कि बहुत रियलिस्टिक लगे. जो मूवीज, टेलीविजन, थिएटर में, तो वो यहाँ पे सब में काम करते हैं और बहुत अच्छे से ऐसे लगाने के लिए कि हाँ ये एक्चुअल एक सेटिंग है. दे डू दैट वर्क. एंड इंटीरियर डिजाइनर, आप सबको पता होगा इंटीरियर डिजाइनर कहाँ काम करते हैं. तो वो घर के अंदर काम करते हैं. वो बेसिकली वो एक स्पेस को ज्यादा अच्छा दिखने के लिए, ज्यादा एस्थेटिक बनाने के लिए और उसकी यूजेबिलिटी ज्यादा अच्छी करने के लिए काम करते हैं. दे कंबाइन फॉर्म विद फंक्शन. मतलब कि वो एक जगह को ज्यादा फंक्शनल बनाते हैं, यूजफुल बनाते हैं और सुंदर बनाते हैं. और they will increase the beauty, safety, functionality of a particular space or area. And actually सिर्फ घर पे काम नहीं करते, बट ये रिटेल स्टोर्स, रेजिडेंशियल होम्स, ऑफिसेस, हॉस्पिटल, होटल्स, हर जगह आपको पाए जाते हैं. And with this we complete this chapter. Thank you for watching. Please ये वीडियो लाइक करिए and share with your friends, and don't forget to subscribe to the channel.